हेलो एवरीवन, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव जिस दिन हम मना रहे थे यानी कि 15 अगस्त, उस दिन मैंने 11वीं क्लास की फिजिक्स का शुभारंभ किया था। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है फिजिकल वर्ल्ड। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, एक लेक्चर हो चुका है। उस लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देन फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसके बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल देखे थे। इसके बाद हमने यूनिट की जो डेफिनेशन होती है उसको समझा था। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में यह बताया था कि आज की क्लास में हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट तो ऑलरेडी मैं डिफाइन करके बता चुका हूं। भाई लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर जाकर के एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक डाउट ग्रुप है फिजिक्स बाय विजय एकेडमी के नाम से, उस पर ज्वाइन करिए और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, मैंने अपनी कई वीडियो में दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 अगर आपको कोई डाउट है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। और सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज। क्या समझा था भाई? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स के अंदर किसी लॉ और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होंगी, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन हमने किया था वो था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। वो क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने यूनिट को समझा था। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूनिट की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत है। सिंपल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मेजर मतलब मापने के लिए, हमें किसकी जरूरत है? यूनिट की जरूरत है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमें किसकी जरूरत है? यूनिट की जरूरत है। किसको मापने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए। तो अगर हम बात करें तो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी मापेगी और यूनिट डेराइव्ड क्वांटिटीज को भी मापेगी। मापने का मतलब मेजरमेंट। तो किसी भी यूनिट का इस्तेमाल फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए भी यूज होगा, का इस्तेमाल होगा, और डेराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी यूनिट का यूज होगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, बिल्कुल इसी तरह से यूनिट्स का भी क्लासिफिकेशन होगा। तो यूनिट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्या होगा भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स होंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स होंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। ये हो गई भाई फंडामेंटल यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर है? और डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स होंगी? डेराइव्ड यूनिट्स। भाई ध्यान से समझो, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने के लिए
हमें पहले ये जानना था यूनिट क्या होती है, वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। इसके बाद इस यूनिट का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, भाई ये एस लगा लो, यूनिट्स। तो यूनिट्स जो यूज होंगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होंगी, यूज होंगी। और फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो डेराइव्ड यूनिट्स। सिंपल। चलो कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी भाई? फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करेंगी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, हम 3 फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज समझेंगे। पहले कौन कौन सी है भाई? मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम। आज हम पहले इन तीनों को समझेंगे, इसके बाद 7 पर जाएंगे। अभी 7 पे भी जाएंगे, इसके बाद ही होगा। तो मास के लिए कौन सी यूनिट होगी ये हम समझेंगे। भाई यूनिट क्या होती है, यही मैंने बताया था कि अगर आपको किसी नंबर के साथ यूनिट मिल जाए, आपको किसी नंबर के साथ यूनिट मिल जाए तो आप आराम से बता पाओगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी, बहुत बढ़िया। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, बहुत बढ़िया। सिंबल लिख रहा हूं METER, वो नंबर आप लिख लेना, केजी और मीटर। टाइम के लिए सेकंड, स्मॉल एस है, ये ध्यान रखना, स्मॉल एस। मैं जो है कभी कभी इस तरह से यूज करूंगा सेकंड, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास ये सारी जो है फंडामेंटल यूनिट्स का जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, हमने उनकी यूनिट लिख ली, मास, लेंथ और टाइम की। मास की हो गई केजी, लेंथ की हो गई मीटर और टाइम की हो गई सेकंड। ये जो यूनिट्स हैं ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करेंगी। क्या ये बात क्लियर है? ये है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। अब बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की। डेराइव्ड यूनिट्स के कुछ एग्जांपल देख लेंगे। भाई डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होंगी जो डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एरिया मेजर करना है आपको, किसका? एरिया जो है रेक्टेंगल का देखना है। मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मान लो ये कोई रेक्टेंगल है भाई, ये इसकी लेंथ है L, ये इसकी ब्रेड्थ है B। तो आपको एरिया अगर निकालना है तो क्या होगा? L इंटू बी। भाई इस L की यूनिट L इंटू बी कोई वैल्यू आएगी, साथ में L की यूनिट मीटर, B की यूनिट मीटर, तो यहां पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है? यही है डेराइव्ड यूनिट्स। तो एरिया की जो यूनिट हुई मीटर स्क्वायर, और मास की यूनिट हो गई केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये जो है डेराइव्ड यूनिट्स हैं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं भाई वॉल्यूम का। अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर मान लो ये क्यूब है कोई, हमें जो है किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम जब हम लिखते हैं वॉल्यूम, तो वो क्या होता है? L क्यूब इंटू मीटर क्यूब। अब ये L क्यूब तो कोई नंबर मिलेगा आपको, ये L क्यूब क्या होगा? कोई नंबर, और मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। मीटर क्यूब क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। दैट मीन्स आप अगर ध्यान से देखो तो एरिया हो, वॉल्यूम हो, अब स्पीड हो या डेंसिटी हो, ये एग्जांपल अगर मैं देखूंगा तो ये सभी जो यूनिट्स हैं कहां से डराइव हो रही हैं? ये सभी डराइव हो रही हैं फंडामेंटल यूनिट से। कहां से डराइव हो रही हैं? फंडामेंटल यूनिट से। देखो लेंथ की यूनिट मीटर है, तो मीटर जो है या मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब। दैट मीन्स ये जो यूनिट्स हैं ये कहां से डराइव की जा रही है? फंडामेंटल यूनिट से। तो डेराइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are used to measure the derived quantities first, and these are derived from the fundamental units. These are derived from the fundamental units. These are derived from the fundamental units. क्लियर है? चलो तो ये तो हो गया सेकंड। थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो स्पीड एग्जांपल ले लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यह आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसकी यूनिट हम लिखेंगे तो यहां तो नंबर आ जाएगा भाई, कोई वैल्यू दी होगी डिस्टेंस की और टाइम की,
और अगर डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स मीटर एंड सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं फोर्थ की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो डेंसिटी। हम डेंसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। जब डेंसिटी हम मास अपॉन वॉल्यूम लेंगे तो यहां एक नंबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू दी होगी मास मान लो 10 kg और वॉल्यूम दिया होगा 10 मीटर क्यूब, तो 10/10 हो गया 1, तो यहां वैल्यू आ जाएगी। तो और जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी? मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। क्या ये बात क्लियर है? मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। मीटर की पावर इधर लिया है ना मैं, तो माइनस में कर दी इसकी पावर। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसका मतलब यह है जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो कहां से डेराइव की जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट से ही डेराइव की जाएंगी। अब आपको अगर ये बातें क्लियर हो गई तो अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पर। अब हम कहां चलेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर चलेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट समझने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट समझेंगे भाई ध्यान से। बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट हम क्यों पढ़ते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहीं से निकलेंगी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हम उनको देखेंगे यहीं से, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4 टाइप के सिस्टम है। किसी भी यूनिट को कैटेगराइज किया गया है, यानी कि ग्रुपिंग करी गई है। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है ग्रुपिंग करी गई है और 4 तरह के ग्रुप बनाए गए हैं। इस तरह से हम समझ लेते हैं। पहला MKS, MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम। दूसरा है CGS सिस्टम। तीसरा है FPS सिस्टम। चौथा है हमारा SI सिस्टम, SI सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। क्या ये बात क्लियर है? 4 हमारे पास सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। सबसे पहले MKS, दूसरा है CGS, देन तीसरा है FPS और चौथा है SI यूनिट सिस्टम। तो ध्यान से समझेंगे, पहले हम इन 3 की बात करने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट 3 जो 1 2 3 इनकी बात करेंगे। तो अगर इनकी बात करेंगे तो हम जो है एक डायग्राम बनाएंगे और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। टेबल, बेसिकली एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये आ गया मास, ये आ गया लेंथ, ये आ गया मास, लेंथ और टाइम। ठीक है भाई, ये एक टेबल बनेगी। इस तरह से हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है? इस तरह की एक टेबल बन रही है, देखो। अगर मैं यहां समझू, सबसे पहले MKS सिस्टम, अगर मैं यहां पर लिखता हूं MKS सिस्टम, देन मैं यहां लिखता हूं CGS, इसके बाद लिखता हूं FPS। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर हम यहां देखें तो ये इनका क्या मीनिंग है वो समझना है।
एम का मतलब क्या है मीटर, एम का मतलब क्या है मीटर, नॉट मीटर सॉरी, एम का मतलब मास, एम का मतलब क्या है मास, है ना, एम के एस मीटर किलोग्राम। और अच्छा इस तरह से होगी ना, पहले लेंथ लिख लेते हैं हम यहां पर हम पहले लेंथ लिख लेते हैं। यहां पर हम पहले लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ, और यहां लिख लेते हैं मास। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ जाएगा। एम का मतलब मीटर, लेंथ, तो यहां पर एम का मतलब है मीटर, मास के का मतलब है किलोग्राम, और टाइम का मतलब एस यानी कि सेकंड से डिनोट किया गया इसको, ये हो गया। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड ही है, टाइम की यूनिट सेकंड। एफपीएस मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, पी का मतलब क्या है पाउंड, और एस का मतलब यहां पर सेकंड ही है। क्या ये बात क्लियर है? तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। अब आप ध्यान से समझो, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम जो है सबसे पहले मास, लेंथ और टाइम को ही कंसीडर करेंगे यूनिट में, फंडामेंटल यूनिट्स में। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने जो है मास, लेंथ और टाइम को पहले क्यों बताया। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले हम मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड ये यूनिट्स आ गई, लेंथ की, मास की और टाइम की। सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड। एफपीएस सिस्टम में बात करेंगे तो लेंथ की यूनिट फुट और मास की यूनिट पाउंड और टाइम की यूनिट सेकंड। क्या ये बात क्लियर है? चलो, अगर आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर है, अब हम जो है इसकी वैल्यूज की बात करेंगे। भाई ये तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 सेकंड में 1 सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जन्स की बात करेंगे, अगर हम कन्वर्जन्स की बात करेंगे तो यहां इश्यूज आएंगे, है ना। तो ये वैल्यूज आपको मैं लिखवा देता हूं और आप जो है इसको मेमोराइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेंथ 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने फुट होंगे, 1 मीटर में कितने फुट होंगे, 3.025 कुछ ऐसा आएगा। मैं अभी ये सारी वैल्यूज आपको लिखवा देता हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब हम इसका बेसिकली कन्वर्जन समझेंगे। हम क्या समझेंगे? कन्वर्जन का मतलब एमकेएस से सीजीएस में जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस से एफपीएस में जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं पहले लेंथ की, यहां लेंथ है हमारी, यहां क्या लिखा था हमने, मास, और फिर हमने लिखा था टाइम। तो हमें जो है ये टेबल बनानी है भाई, बस और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ये टेबल जो है आपको मेमोराइज होनी चाहिए, मतलब याद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मास, लेंथ, मास और टाइम। यहां क्या आएगा, ये लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। यहां पर हम लिख लेते हैं एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। हमने ये लिख लिया। तो एमकेएस यानी कि मास, लेंथ, मास और टाइम की बात करें, एम मतलब मीटर यानी कि 1 मीटर, ये हो गया आपका 1 मीटर। ये हो गया 1 किलोग्राम, ठीक है भाई, और ये हो गया 1 सेकेंड। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है।
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। और एक सेकेंड तो टाइम तो 1 सेकेंड ही रहेगा। तो बेसिकली इस तरह से ये कन्वर्जन्स करने हैं, इस तरह से हमें ये कन्वर्जन्स करने हैं, ठीक है। और लेंथ की यूनिट 1 मीटर में कितने फुट होंगे? 1 मीटर में कितने फुट होंगे? 3.25 मीटर, नॉट मीटर है ना, 1 मीटर में फुट होंगे 3.25 फुट। 1 मीटर में जैसे 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने फुट? 3.25 फुट होंगे। 1 केजी में 1000 ग्राम होंगे, तो 1 केजी में कितने पाउंड होंगे? लगभग 2.205 पाउंड होंगे, ठीक है भाई। और ये आ गया आपका 1 सेकेंड, ठीक। तो आपको कन्वर्जन इस तरह से समझने हैं, मास, लेंथ और टाइम का जो कन्वर्जन है वो इस तरह से समझना है। तो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में जब एक दूसरे से कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ एमकेएस अच्छे से समझ में आना चाहिए, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए। सीजीएस भी आपको पता होना चाहिए, एफपीएस हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ये कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि यहां पर 1 केजी में कितने पाउंड हो गए? 2.205 पाउंड। 1 मीटर में कितने फुट होंगे? 3.25 फुट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे फुट और फीट में, तो ध्यान से समझो। फुट मतलब भाई फुट जो है सिंगुलर है, फुट जो है सिंगुलर है। और 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट है ना। और फीट, वो फीट लिखते हैं ना, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, तो वो प्लूरल है। ये तो अंग्रेजी की बात है, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा फुट और फीट का मतलब, क्लियर है। तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ये मैं बता चुका हूं। हम जो है सबसे पहले मास, लेंथ और टाइम को ही कंसीडर करेंगे। मास, लेंथ और टाइम को ही हमने कंसीडर किया एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। जब हमने मास, लेंथ, टाइम को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया तो हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब फिर हमने जो है इनके क्या देखे? कन्वर्जन्स देखे कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, इस टाइप का जो है हमने कन्वर्जन देखा है। अब देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं इसके बाद एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, ये जो कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन किया है, जैसा कि मैंने बोला भाई हम एमकेएस यूज करेंगे, सीजीएस यूज करेंगे, एफपीएस हम यूज नहीं करेंगे। हम एफपीएस यूज नहीं करेंगे मैक्सिमम केसेस में हम एफपीएस यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे यहां इंडिया में नहीं यूज होता एफपीएस। तो इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? मतलब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट की ये जो कन्वर्जन किए गए हैं, क्यों किए गए हैं? why these 3 system of units, है ना? why these 3 system of units? why THESE these three system of units have been categorized. इनको क्यों कैटेगराइज किया गया? भाई हमने 3 सिस्टम क्यों बनाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको कैसे समझेंगे, इसको ध्यान से समझना है। ये जो 3 सिस्टम बनाए गए हैं इसका क्या कारण था, क्या ऐसा सोचा गया कि भाई इनको जो मास, लेंथ और टाइम को 3 सिस्टम में बना दो? ऐसा इसीलिए किया गया, ध्यान से समझेंगे, ऐसा इसीलिए किया गया हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। हिंदी में लिख देता हूं मैं, सुविधा। उम्मीद करता हूं सुविधा का मतलब आपको पता चल गया होगा। सुविधा का मतलब हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। कन्वीनियंस की स्पेलिंग देख लेना यार, कन्वीनियंस मतलब हमारी सुविधा के हिसाब से हम जो है
इन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मास के लिए एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम मास के लिए समझने की कोशिश करेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मास का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। जैसे मान लो आप मार्केट गए और आप चीनी लेने जाते हो। क्या लेने जाते हो? चीनी। आप चीनी लेने जाते हो, मम्मी ने बोला आपको, आपकी मम्मी ने बोला बेटा जो है बाजार से जाकर के 10 किलो चीनी लेके आ जाओ, बाजार से जाकर के 10 केजी चीनी लेकर के आ जाओ, ठीक है। बाजार से जाकर के 10 केजी चीनी लेकर के आ जाओ। तो क्या आप मार्केट में जाकर के ये बोलोगे 10 केजी बोलोगे, या इसको क्या बोल दोगे 10,000 ग्राम? क्या बोल दोगे? 10,000 ग्राम। आप क्या बोलने वाले हो? आप क्या बोलने वाले हो भाई? आपकी मम्मी ने बोला कि आप चीनी लेकर के आ जाओ 10 किलो, और आप मार्केट गए और मार्केट में जाकर के आप बोलोगे कि मुझे 10 किलो चीनी दे दे या 10,000 ग्राम चीनी दे दे। तो आपको पता है, आप जानते हो कि अगर मैं जैसे ही 10,000 ग्राम बोलूंगा तो दुकानदार का जो है ना सर चकरा जाएगा, दुकानदार का सर जो है चकरा जाएगा, और वो कहेगा यार ये क्या बोला 10,000 ग्राम। मतलब बोल तो तुम ठीक रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम केजी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम केजी को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ग्राम को कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये केस था चीनी का, ये केस था किसका? चीनी का। अगर आप सोना लेने जाओ, अगर आप सोना लेने जाते हो, गोल्ड, सोना मतलब सोने वाला स्लीप नहीं भाई, ये है गोल्ड, गोल्ड की बात हो रही है यहां पर। अगर आप गोल्ड लेने जाओगे, अब अगर आप गोल्ड लेने जाओगे और आप बोल दो कि भाई ऐसा है, मुझे जो है कितना सोना दे दो, 5 किलो सोना दे दो, 5 किलो सोना दे दो, तो भैया ऐसा है इनकम टैक्स वाले आपके घर आएंगे और छापा मार करके चले जाएंगे। ITX, इनकम टैक्स, है ना, ऐसे लिख देते हैं। इनकम टैक्स वाले आएंगे और आपके घर पे छापा मार कर चले जाएंगे। 5 किलो सोना, भाई साहब कितना पैसा है इसके पास, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जब हम सोना लेने जाते हैं तो वहां केजी की बात नहीं करते, वहां किसकी बात करते हो? ग्राम में, है ना। 10 ग्राम, 10 ग्राम यानी कि 1 तोला। आप पढ़ते हो ना भाई, सोना लेने जाते हैं तो 1 तोला, 1 तोला इज इक्वल टू 10 ग्राम। दैट मीन्स वहां पर आप बात करते हो 5 ग्राम का, मेरी अंगूठी 5 ग्राम की है ना, ऐसे बात करते हैं। 15 ग्राम की है, 20 ग्राम की है, 10 ग्राम की है, इस टाइप से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी मम्मी के पास जाओ, उनके पास सोने की चेन होगी, उनसे पूछना मम्मी जो सोने की चेन है कितने किलो की है, तो मम्मी एक थप्पड़ मारेगी आपके खींच कर, बोलेगी पागल समझ में नहीं आता, 1 किलो, ये 1 किलो की है, वो बोलेंगे 5 ग्राम की है या 10 ग्राम की है। उम्मीद करता हूं आपको जो है इस तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1 तोला और जो है 10 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से यूज होता है। देखो है मास ही, दोनों केस में मास ही है, यहां 10 केजी है, यहां 5 केजी है। तो चीनी लेने जाओगे तो केजी में बात हो रही होती है, ग्राम में कम बात करते हैं। हाँ वो बात अलग है, आप 500 ग्राम ले लो, यानी कि उसमें भी आप आधा किलो बोलते हो। आप कभी भी ये नहीं बोलते मुझे 500 ग्राम चीनी दे दे, आप ये बोलते हो आधा किलो चीनी दे दे। उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ पा रहे होगे। अगर आप सोना लेने जाओगे तो आप केजी में तो कतई नहीं बोलने वाले, क्योंकि आपको पता है आईटी की रेड पड़ जाएगी आपके घर पर, है ना। रेड वाली मूवी देखी होगी आपने अजय देवगन की, उस तरह से रेड पड़ जाएगी। और अगर आप जो है सोना लेने जा रहे हो तो आप हमेशा ग्राम की ही बात करोगे, है ना। 1 तोला 2 तोले की यानी कि 20 ग्राम की जो है अंगूठी है, 20 ग्राम की चेन है, 50 तोला यानी कि 50 तोला मतलब 500 ग्राम की चेन है ना। मूवी देखी होगी आपने संजय दत्त की, वो बोलता है कितने तोला है, 50 तोला, जो भी है। तो क्या ये बात समझ में आई? तो देखो हम जो है मास को ही अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट यूनिट्स में कैटेगराइज किया गया है। क्यों किया गया है? अपने सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने जो है इनको यूज किया है। इसके बाद अब पाउंड का कहां इस्तेमाल होगा भाई? पाउंड भी तो समझना जरूरी है, पाउंड भी तो समझेंगे, पाउंड कहां इस्तेमाल होगा। अब पाउंड की बात कर लेते हैं भाई। आप जो है ऊन लेने जाओ, ऊन समझते हो ना भाई, ऊन समझते हो, उलन। आप सर्दियों में कपड़े पहनते हो, है ना, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हो,
टोपे पहनते हो, मफलर लगाते हो, ये सब लगाते हो, ये सब ऊन के बने होते हैं। तो जब आप ऊन लेने जाओगे ना मार्केट में, वो आपको पाउंड में देते हैं। ऊन आपको किस में मिलती है? पाउंड में। ऊन आपको पाउंड में मिलती है। हो सकता है कॉटन भी आपको पाउंड में मिलती हो सकता है। कॉटन का मुझे आइडिया नहीं है, बट ये भी कुछ कुछ उसी टाइप का है। तो ऊन का तो मुझे आइडिया है कि पाउंड में मिलती है। कॉटन का आप चेक कर लेना, अगर गलत है, अगर पाउंड में नहीं मिलती तो कमेंट कर देना किस फॉर्म में मिलती है, केजी में मिलती है या ग्राम में मिलती है। ऊन के लिए पाउंड परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ऊन लेने जा रहे हो तो पाउंड में। अब ऊन वाला बोलेगा कि भाई आप जाके बोलो मुझे 10 किलो ऊन दे दो, है ना, तो वहां पर केजी वाला सिस्टम नहीं चलता। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसीलिए हम अपने सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बनाई गई है। साइंटिस्ट ने बनाई थी, हम यूज कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अब तो ये था मास का एग्जांपल। ऐसे ही आप लेंथ में कर सकते हो भाई। कहीं पर किलोमीटर यूज होता है। मान लो आपको इंडिया में मान लो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जो डिस्टेंस है वो मेजर करनी है, तो आप मीटर में करोगे या किलोमीटर में? किलोमीटर में करोगे ना, वो ज्यादा आसान है। अब मान लो मीटर में करोगे तो वो नंबर जो है बहुत बढ़ जाएगा, नंबर जो है मीटर में बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आप कपड़ा लेने गए, तो आप कपड़ा लेने जाते हो तो वो मीटर में मेजरमेंट होता है। कपड़ा लेने जाओगे तो मीटर में। अब मीटर किलोमीटर में थोड़ी ना होता है। भैया आप दर्जी के पास गए पैंट सिलवाने, है ना, या ऐसा बोलो कि दर्जी दुकान पर आप जीन्स खरीदने गए, तो वो कमर नाप के बोलता है कि 4 किलोमीटर की कमर है। ऐसा तो बोलता नहीं है, वो मीटर में मेजरमेंट होता है ना, सेंटीमीटर में। 35 सेंटीमीटर की कमर है, सॉरी सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर में मेजरमेंट होता है। ऐसे ही आप जो है अगर मान लो कपड़ा लेने जाओगे, फैब्रिक लेने जाओगे जो आपको सिलवाना है, तो आप जब दुकान पर जाओगे तो वो बोलता है ना 1.5 मीटर का कपड़ा है, भाई तुम्हारी जो शर्ट जो है 1.5 मीटर में बन जाएगी, 2 मीटर में बन जाएगी। तो वहां पर 2 मीटर की बात हो रही है। तो हम जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी सुविधा के अनुसार इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो ये वाला एग्जाम्पल लिया चीनी, सोना और ऊन का, बाकी कपड़े का एग्जाम्पल लिया मीटर के लिए। पैंट का मेजरमेंट ले रहे हैं कमर का, तो 36 की कमर, 32 की कमर और 28 की कमर, है ना, तो वो आप समझ पा रहे हो। तो ये जो है हम अपने सुविधा के हिसाब से इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अच्छा, फुट का भी देख लो भाई। दीवार मेजर करनी है, दीवार, अरे घर में दीवार, छत बन रही है, मान लो घर बन रहा है, तो जो मिस्त्री है वो बोलता है भाई 10 फुट की दीवार है ना। मीटर में बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते हैं 10 फुट की दीवार है, 12 फुट की दीवार है ये, है ना। जब हाइट मेजर करते हैं तो कितनी बोलते हैं? 6'5" की, 6 फुट 5 इंच की हाइट है ना, 6 फुट 6.5 फुट की हाइट है, तो वहां पर फुट में मेजर करते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ज्यादा सुविधाजनक है, उस हिसाब से यूज कर लेना है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन था जो हमने यहां पर देखा कि हमने जो है इन सिस्टम ऑफ यूनिट को क्यों कैटेगराइज किया, अपनी सुविधा के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। क्या ये बात क्लियर है? चमक गया क्या? नहीं समझा? ठीक है। अगर नहीं समझे तो भाई इसको आगे जो है एक बार फिर से बैक जाना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलो, अब हमने जो है ये तो पढ़ लिए भाई, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट तो हमने देख लिए। अब आता है चौथा, एसआई यूनिट सिस्टम। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है भाई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं यहां पर, इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल है, IS, इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसे ही पढ़ना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, एसआई यूनिट ही लिखते। अगर मैं सिस्टम को हटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 बार सिस्टम लिखा रहेगा तो आप कहोगे ये क्या लिख दिया भाई। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, ये जो है 4th कैटेगरी है। अगर हम इस 4th कैटेगरी को ध्यान से समझेंगे तो ये 4th कैटेगरी में क्या है? बेसिकली ये जो है कुछ नहीं है, ये है एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन?
यहां देखो, मास, लेंथ और टाइम, है ना। मास, लेंथ और टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो जो एसआई यूनिट है ना, इस एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है। एसआई यूनिट सिस्टम क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई? एसआई यूनिट जो है एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब क्या था, चूंकि जैसा मैंने बताया था पहले एमकेएस में 3 ही यूनिट थी, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम। अब जब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया, जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया तो वहां पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज रह गई थी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब यहां नहीं, एमकेएस में रह गई थी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज एमकेएस सिस्टम में रह गई थी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आपकी, है ना, टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो वो किस में करेंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करेंगे तो वो किस में करेंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ऐसा है, एक और सिस्टम बनाया जाए। पहले एमकेएस था, एमकेएस में 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज थी, तो साइंटिस्टों ने सोचा ऐसा करते एक और सिस्टम बना देते हैं यार, क्या जा रहा है अपना, पहले 3 थी अब 7 हो गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई और उसका नाम रख देंगे एसआई यूनिट। तो साइंटिस्ट ने जो है अच्छे से दिमाग से काम किया और जो है इन्होंने इसका नाम रखा एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इसमें क्या थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या ये बात क्लियर है? तो इसमें हमारे पास कितनी यूनिट थी, कितनी क्वांटिटी थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर हम नाम लिखें तो हम नाम लिख लेते हैं भाई, कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। सबसे पहले थी मास, दूसरी थी टाइम, लेंथ लिख लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम, है ना, बोलने में आसान लगता है, मास, लेंथ। तीसरी थी टाइम, चौथी थी टेम्परेचर, फिफ्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट लिख लेते हैं पहले, चलो। इसके बाद 7th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या ये बात क्लियर है? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी एसआई यूनिट के अंदर। एसआई यूनिट के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी और ये बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन था किसका? एमकेएस का ही, ये ध्यान रखना है। एमकेएस में पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसके बाद 3 से 7 कैसे हो गई ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। साइंटिस्ट जो थे बहुत ही कलाकार थे, जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही कलाकार थे, उन्होंने जो है दिमाग लगाया और उन्होंने जो है बाकी को भी इसी कैटेगरी में रख दिया। तो जब हम यूनिट की बात करेंगे तो मास की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? मास की यूनिट की बात करेंगे तो क्या आएगी? जब हम मास की यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगी? वो केजी। लेंथ की यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होगी? मीटर। ठीक है भाई, सिंबल लिख रहा हूं मैं सिर्फ। टाइम की यूनिट की बात करेंगे तो वो हो जाएगी सेकेंड, सिंबल की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होगी? कैंडेला, सीडी, कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो ये होती है एम्पियर, है ना, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये होगी मोल। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज समझ में आ गई होंगी। तो हमारे पास इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो है जन्म हुआ। ठीक है, पहले एमकेएस 3 थी, उसके बाद 7 हुई, केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन,
कैंडेला अमाउंट एम्पियर, और एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट, और मोल जो है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। केजी, मीटर, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सेकेंड, केल्विन, अमाउंट ऑफ कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ए एम्पियर, और मोल जो है किसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो ये जो 7 हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये है एसआई यूनिट जो हमने देखी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने शुरू किया था। सिस्टम ऑफ यूनिट पहले हमने यूनिट की बात करी थी, है ना। यूनिट यहां से हम आए थे, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद यूनिट्स की बात करी। यूनिट 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स ये होती है केजी, मीटर और सेकेंड। देन डेराइव्ड यूनिट्स जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, कौन को 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थे, पहले एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इसके बाद आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में हमने देखा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बच्चों को समझ में नहीं आती। यहां पर ये बोला गया है कि भाई हम जो है ये 3 जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, हम इनको क्यों यूज करें, क्यों कैटेगरीज करी, ये मैंने आपको यहां पर बताया था। ये हमारा एसआई यूनिट हो गया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसमें हमने पढ़ ली है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बाद क्या आता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं, देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले जो थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स होंगी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को मेजर करेंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो आप देखो पहले क्या था, फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटीज जो थी जिसमें थी फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ध्यान से समझेंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितनी क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसका एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, एमकेएस का, जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। क्या ये बात समझ में आई। एसआई यूनिट के हिसाब से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एसआई यूनिट के हिसाब से। पहले हमारे पास एमकेएस सिस्टम था जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ और टाइम। इसके बाद एसआई सिस्टम आया, इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी जो आती है 7, ठीक। यहां पर बात करें तो डेराइव्ड क्वांटिटीज की। अब जो कि डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर ही बनती हैं, जैसे कि एरिया, एरिया, वॉल्यूम, है ना। इस तरह से ये सभी क्या हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ऐसे बहुत सारी बन सकती हैं, ऐसे बहुत, हमें नहीं पता कितनी है भाई, एन नंबर्स, मैं एन नंबर्स लिख देता हूं, मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है। मैंने काउंट नहीं करी तो मैं इसलिए लिख दिया एन नंबर, हो सकता है 400 है, 500 है, मुझे नहीं पता, तो मैंने डेराइव्ड क्वांटिटीज लिख दिया। अब ध्यान से समझो यहां पर हो क्या रहा है, हुआ क्या, ध्यान से समझेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होनी थी। तो सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी थी, 2 क्वांटिटी आती है सप्लीमेंट्री के फॉर्म में। एक आती है प्लेन एंगल, दूसरी आती है सॉलिड एंगल, तो जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, अगर हम इसके अभी हम देखेंगे, अभी अच्छे से समझेंगे। प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। अभी मैं इसको ही देख लेता हूं। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन में R स्क्वायर। इस तरह से अभी समझ लेते हैं। तो प्लेन एंगल क्या होता है, L/R। तो आप देखो L लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, R जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, रेडियस, ये दोनों लेंथ और लेंथ से ही डेराइव की जा रही हैं। तो जो एमके सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें से लेंथ और R ये लेंथ ही है, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसको जो है डेराइव्ड क्वांटिटी में रखना चाहिए था।
इसको कहां रखना चाहिए था, प्लेन एंगल को डिराइव्ड क्वांटिटी में। जैसा कि हम पढ़ते हैं वो सारी क्वांटिटी जो डिराइव होंगी किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आएंगी। क्या ये बात क्लियर है? बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बस यही समझना है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाओगे अच्छा इनको इसलिए सप्लीमेंट्री बोला जाता है। अब ना तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की उसमें रख सकते थे, ना ही इनको डिराइव्ड क्वांटिटी में रख सकते थे। इन्होंने इसको सप्लीमेंट्री में रखा। क्यों? इन्होंने थीटा को और रो इस तरह से लिख लेते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को इस तरह से सप्लीमेंट्री के अंदर रखा, यानी कि बीच में है ये दोनों के, सप्लीमेंट्री में रखा। क्यों रखा, बस यही समझाना है मुझे ताकि फिर हम आगे बढ़े, है ना। तो सप्लीमेंट्री में क्यों रखा, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी हो नहीं सकती थी क्योंकि लेंथ और आर यानी कि ड्राइव हो रही है फंडामेंटल क्वांटिटी से। अब इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्यों नहीं रखा ये समझना है, और इनको सप्लीमेंट्री में रखा गया। क्यों रखा गया, ऐसा इसीलिए रखा गया, देखो ये लेंथ है, ये आर है। लेंथ और आर अगर इन दोनों की यूनिट देखोगे तो मीटर अपॉन में मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये इनकी जो यूनिट होगी वो यूनिट लेस है। ये दोनों क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यूनिट लेस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, यूनिट लेस। ये दोनों ही हमारे यूनिट लेस है, सॉरी नॉट यूनिट लेस, यूनिट लेस नहीं, यूनिट तो है भाई इनकी, इनकी यूनिट तो है, इनकी यूनिट तो है, बट यूनिट होनी नहीं चाहिए थी। मीटर अपॉन में मीटर, मीटर कैंसिल हो जाता। भाई यूनिट तो होनी चाहिए थी, है इनकी, ध्यान रखना यूनिट है, लेकिन डायमेंशन नहीं है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, हम इनको आगे पढ़ेंगे, इनके डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है ना। यहां लिख देता हूं, ऐड कर देता हूं, डायमेंशन लेस है, यानी कि नो डायमेंशन, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है इनका, ठीक है। तो इनकी यूनिट तो मिलेगी आपको, प्लेन एंगल की यूनिट होगी रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होगी स्टेरेडियन। अभी देखेंगे, अभी इनको इनकी वो समझेंगे किस तरह से इनको पढ़ना है। तो इनकी यूनिट तो है लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे। बट अब इसीलिए जो है इनको सप्लीमेंट्री में रखा गया। एक तो ये पहला रीजन है, क्या समझ में आया भाई। इनकी ये बिल्कुल अलग ही टाइप के हैं, इनकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस है। जबकि फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना, किसी की यूनिट नहीं होगी तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, पूछ मत लेना अभी। क्या होता है स्ट्रेन, आप स्ट्रेन पढ़ोगे, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो देखो मीटर अपॉन में मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस, और ये डायमेंशन लेस भी होंगे। तो यूनिट लेस भी है, ये डायमेंशन लेस भी है, ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। तो ये तो नहीं, ये जो है स्ट्रेन डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ना तो इसकी यूनिट और ना इसका डायमेंशन है। लेकिन ये दो ऐसी हैं जिनकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस है। भाई इनकी यूनिट होनी नहीं चाहिए थी ना, लेंथ की यूनिट मीटर, आर की यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट तो नहीं होनी चाहिए थी। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाते, तो यूनिट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी यूनिट है। तो ये एक तो ये पहला रीजन है, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री में रखा गया है। अब इस पहले रीजन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इस पहले रीजन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखो ये जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, ये क्या है ना, बेसिकली प्लेन एंगल एक सर्कुलर पाथ के लिए काम आएगा। जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, क्या इसमें से कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो सर्कुलर के लिए यूज होगी? क्या इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो सर्कुलर के लिए यूज होगी? नहीं। क्या इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो सर्कुलर के लिए यूज होगी? मान लो थीटा आ गया, क्या इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी है जो थीटा को रिप्लेस कर सकती है? नहीं कर सकती। तो थीटा अपने आप में ही एक है ना स्पेसिफिक क्वांटिटी की तरह दिख रही है। जब भी हम सर्कल की बात करें, किसी कर्व की बात कर रहे होंगे, सर्कल की बात, किसी कर्व की बात, जहां पर भी एंगल की बात आ रही होगी, जहां पर भी एंगल की बात आ रही होगी, तो आप समझ लो कि हम जो है उस समय किसकी बात करेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। क्या ये बात समझ में आई? तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हो कि जैसे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी सर्कुलर के केस में यूज नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूं एक पार्टिकल यहां था, ये ए पॉइंट पर था, ए से ये बी पर चला जाता है, तो इसने कितना एंगल बनाया,
क्या आप इन सभी उसमें से बता सकते हो? क्या लेंथ से बता सकते हो? क्या मास से बता सकते हो? टाइम से? ना, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ही है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ही है, लेकिन इसको फंडामेंटल कैटेगरी में नहीं रखा गया। उसका कारण ये था, ये जो था, ये इनकी यूनिट तो थी लेकिन इनकी ये डायमेंशन लेस थे, ये डायमेंशन लेस थे, इसीलिए इनको फंडामेंटल की क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रखा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर इनको डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, अगर हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटी में रख देते तो हम जो है जब सबका फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते तो ये गड़बड़ कर जाता खेल। ये बताऊंगा जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं वहां पर बताऊंगा कि क्यों जो है हमने इसको जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्यों बोला जाता है। ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो थीटा है हम किसी और फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ही दिख रही है, एक एंगुलर फॉर्म में दिख रही है ये क्वांटिटी, तो ये भी एक बेस क्वांटिटी की तरह ही है। बट इसको फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रखा गया। उसका कारण ये दोनों चीजें थी कि भाई इसकी यूनिट तो है लेकिन ये डायमेंशन लेस है। यहां पर इन सभी की यूनिट है, यहां पर इन सभी की यूनिट है, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, यहां पर इन सभी की यूनिट है, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। लेकिन इस केस में यूनिट तो इसकी है लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसी वजह से इनको सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। क्या ये बात समझ में आई भाई? जैसे अब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में आप फेल हो गए तो सप्ली बोलते हैं ना, सप्ली लग गई हमारी, सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री होता है। एग्जाम में फेल होते हैं तो बोलते हैं सप्ली लग गई, कंपार्टमेंट टाइप का। तो ये वो वाली चीजें थी जो रह गई थी साइंटिस्टों से, जो साइंटिस्ट थे वो रह गई थी ये। तो जब उन्होंने पाया अरे यार सर्कुलर तो रह गया है ना, सर्कल वाले कर्व वाले केसेस तो रह गए, तो हम इनको कहां रखें। जब उन्होंने इनके फॉर्मूले ड्राइव करे तो उन्होंने पाया अरे इनकी तो यूनिट तो है लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो उन्होंने सोचा अरे यार ऐसा करते हैं, चलो इनको सप्लीमेंट्री की क्वांटिटी में रख देते हैं, इनको एक बीच का रास्ता दे देते हैं, मध्यम मार्ग। क्लियर है? तो ये थी सप्लीमेंट्री की कहानी। अब बात कर लेते हैं फटाफट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या होता है मैं यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, डेफिनेशन की जरूरत है नहीं। मान लो ये एक सर्कल है, एक पार्टिकल है यहां से यहां तक, मतलब ए से बी तक ट्रेवल किया, तो इसको क्या बोला जाता है आपको पता है? ये है लेंथ ऑफ आर्क, भैया आपने पढ़ा होगा ये लेंथ ऑफ आर्क, ये है रेडियस और ये है थीटा। तो जो आपने मैथ्स में पढ़ा है ना थीटा, ये वही है। थीटा क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ऐसे लिख देते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। क्या ये बात क्लियर है? अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आप पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ोगे 11th क्लास में, इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट? रेडियन। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में बेसिकली डायमेंशन लेस। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरा, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड एंगल की। अच्छा, प्लेन एंगल हम कहां यूज कर रहे हैं? देखो सर्कुलर मोशन के केस में यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन फिजिक्स के अंदर बात हो रही है तो हम ये वहां पर यूज करेंगे। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो एक और चीज, प्लेन एंगल जो है 2D फिगर के लिए दिख रहा है, यानी कि प्लेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्लेन की, यानी कि 2D फिगर की बात हो रही है। मतलब ये सर्कल जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? 2D। आपको पता है सरफेस कैसा है? 2D। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? प्लेन एंगल की। जब प्लेन हो या 2D सरफेस हो तो प्लेन एंगल की बात होगी। अब सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल की जब बात करते हैं तो एक ले लेते हैं भाई डायग्राम। कहां गया भाई? स्फीयर, स्फीयर लेके समझाएंगे। ये देखो
ये हमारा स्फीयर। अब यहां से आप ध्यान से देखो, मान लो ये सेंटर है, ठीक है, और यहां पर मैंने छोटा सा एरिया निकाल दिया आइसक्रीम की तरह, इसको बोला DA, ठीक है, और ये जो है सेंटर पर इस तरह से कुछ एंगल बनाएगा। भाई ये पूरा कोन की तरह निकलेगा, ये पूरा कोन की तरह निकलेगा, तो बेसिकली ये जो एंगल होगा यही हमारा सॉलिड एंगल होगा। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया, DA, यानी कि ये एरिया हो गया, अपॉन में ये रेडियस R है, तो ये R²। क्या ये बात क्लियर है? इस तरह से हम जो है सॉलिड एंगल को समझते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर ऑफ द रेडियस। क्लियर? तो यहां से इसकी यूनिट पढ़ते हैं हम। यूनिट क्या होती है इसकी? स्टेरेडियन, SR इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। और ये भी डायमेंशन लेस है, ध्यान रखना, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। अब आप जैसे ही मैंने बोला स्फीयर, तो इसका मतलब ये 3D फिगर की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? 3D फिगर, ठीक है। अब सॉलिड एंगल कहां कहां यूज होता है, अगर आपको समझना है सॉलिड एंगल कहां कहां यूज होता है, तो मैं ये बता देता हूं। जैसे आपने सोलर की प्लेट्स होती है ना, सोलर प्लेट्स, वहां यूज होता है सोलर प्लेट्स। अभी एक डायग्राम बना दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। जैसे बल्ब का डिजाइन होना है, तो ये बल्ब के डिजाइन में भी काम आएगा, अभी समझाऊंगा। और जैसे आपके घरों में वो डिश एंटीना लगा हुआ होता है ना, डिश टीवी, तो उसका भी डिजाइन होता है, डिश टीवी जो होता है, छतरी जो होती है, उसके डिजाइन में। चलो एक डायग्राम से समझा देता हूं मैं, यहां पर डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो सोलर की ये प्लेट है, तो बेसिकली अगर मान लो यहां पर सेंटर पर फोकस है, तो ये जो है इस तरह से डिजाइन होगा, और यहां से ये एक तरह से देखो तो ये पूरा एरिया बन रहा है ना भाई, एक ये निकल गया इस तरह से है ना। और यहां पर जो भी एंगल बनेगा उसको सिग्मा यानी कि सॉलिड एंगल बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही डिश, ये तो सोलर प्लेट है, डिश आपने देखा होगा सर्कुलर रहता है और थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है, सेंटर में एक पॉइंट होता है ना। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, थोड़ा सा इस तरह से, क्या ये बात समझ में आई? यहां पर एक छोटा सा पॉइंट होगा जहां से वो सिग्नल लेता है। इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट कुछ निकला होगा, आप अपने घरों में देख लेना, ठीक है। यहां पर डिश लिखा रहता है एयरटेल, है ना। क्या ये बात समझ में आई? एयरटेल लिखा होता है और आप देखते हो इसको, ये जो है यहां से बंधा हुआ होता है इस टाइप से। तो आप देखते हो कि यहां पर ये बेसिकली ये भी तो एंगल सॉलिड एंगल ही है। तो ये इस तरह के डिजाइन जो है, ये जो सॉलिड एंगल का जो इस्तेमाल है इस तरह से यूज होता है। क्लियर है? तो ये थी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात। तो सॉलिड एंगल तो हम यूज नहीं करेंगे, ये 12th क्लास में आप पढ़ रहे होगे सॉलिड एंगल। यहां पर तो प्लेन एंगल चलेगा क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे क्लास 11th के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा भाई यूनिट्स क्या होती हैं, है ना। यूनिट्स तो हम पढ़ चुके थे पहले ही, तो यूनिट्स की डेफिनेशन हमने पहली क्लास में देखी थी। आज की क्लास में हमने देखा यूनिट का क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है ये यहां बताई। इसके बाद इसके डेराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी होती है वो ये बताई, कैसे डेराइव करनी है वो भी बताया। इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताई, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इसके बाद इनका कन्वर्जन किस तरह से होता है ये बताया। हम ये जो है इनको 3 कैटेगरी में क्यों रखते हैं ये एक एग्जांपल लेकर के बताया। इसके बाद जो है हमने एसआई यूनिट्स पढ़ी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, उनकी एसआई इनकी जो है यूनिट्स पढ़ी, इनको एसआई यूनिट के उसमें रखा गया। देन मैंने यहां पर ये बताया जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए यूज होंगी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनको जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कैटेगरी में क्यों रखा वो मैंने यहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर हमने इनके जो है फॉर्मूले समझने की कोशिश करी, प्लेन एंगल कहां होगा, सॉलिड एंगल कहां यूज होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब फटाफट जो है हम जो है इसको खत्म करेंगे चैप्टर को।
छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर एक छोटी सी चीज समझाऊंगा। क्या है, हाउ टू राइट यूनिट, है ना। यानी कि कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने हैं, कभी भी इन रूल को नहीं तोड़ना है ना। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा उससे हम समझ लेंगे। फर्स्ट मैं जो एग्जांपल लूंगा उससे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना भाई, मैंने लिखा 10 मीटर, फिर लिखता हूं मैं 10 मीटर, ये वाला। क्या ये बात समझ में आई? इसके बाद दूसरा, फिर मैं लिखता हूं 5 kg, फिर इसके बाद लिखता हूं मैं 5 kg। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये छोटा के है, ये बड़ा के है, ठीक है। 5 2 3, फिर मैं लिखता हूं मान लो 10 न्यूटन, यहां लिखता हूं मैं मान लो 10 न्यूटन, ठीक है भाई। फिर फोर्थ में लिखता हूं मान लो 50 न्यूटन, फिर मैं यहां लिखता हूं 50 न्यूटन, ठीक है। 5 मैं यहां लिखता हूं 6 सेकेंड, और ये पॉइंट लगा दिया, मैं यहां लिखता हूं 6 सेकेंड, ठीक है। तो अब रूल समझ लेने हैं भाई, रूल समझ लेने हैं। रूल को ही एक्सप्लेन कर देता हूं बस मैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, जब आप कोई भी यूनिट लिखोगे, एम के एसआई यूनिट वाली जो एसआई यूनिट्स हैं, जैसे मीटर लिखा, तो ये देखो छोटे एम से शुरू हो रहा है और यहां पर ये बड़े एम से शुरू हो रहा है, तो ये गलत है। छोटे एम से शुरू करना है, बस सिंपल ऐसे ही समझ लेना है। 5 kg, ये जब सिंबल यूज करोगे, जैसे मास की यूनिट kg है, तो kg का सिंबल यूज हो रहा है kg, तो ये स्मॉल में चलेगा, ये कैपिटल में नहीं चलने वाला, ये गलत हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं 10 न्यूटन। जब कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होगी, तो जैसे यहाँ 100 न्यूटन 10 न्यूटन लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो लेटर है ना, फर्स्ट लेटर, ये स्मॉल चलना चाहिए। साइंटिस्ट के नाम पर जब भी कोई यूनिट होगी, जैसे 10 न्यूटन, 10 जूल, 100 ओम, है ना, वो सारी जो जब आप फुल लिखोगे, फुल नेम लिखोगे, जैसे मान लो लिखा मैंने 2OHM, 2 ओम, जब हम पूरा नाम लिखते हैं, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 2OHM, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। क्या ये बात क्लियर है? जब हम साइंटिस्ट के नाम पर पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से शुरू होना है। और जैसे अगर हम सिर्फ सिंबल यूज करते हैं 50 न्यूटन, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन स्मॉल में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा जब सिंबल यूज करेंगे। साइंटिस्ट के नाम की बात हो रही है, 3 और 4 का ध्यान रखना है, ये साइंटिस्ट के नाम की बात हो रही है। किसी भी यूनिट के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ये रूल है, बस सिंपल सी भाषा में समझ लेना। एग्जाम में आते नहीं है, बट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स को हम अच्छे से पढ़ें और फिजिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। हाउ टू राइट यूनिट, रूल, है ना। तो कब कब कौन सा रूल लगेगा, ये आप जो है एक बार रिवाइंड करना, पीछे जाना 2 मिनट के लिए, उसी में ही ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, चलो लास्ट, आज की क्लास का और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है? प्रीफिक्सेस। ये लास्ट टॉपिक है। प्रीफिक्सेस कौन कौन से यूज होने हैं? मान लो ये 0 है, यहां लिख लेते हैं 0, इधर से चलते हैं। 0 के नीचे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, उल्टा कर दिया ना, माइनस में लो। 10 की पावर -1, -2, -3, 10 की पावर -4, नॉट 4, -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15। ठीक है भाई, ये जो 0 तो हटा ही देते हैं। 10 की पावर -1, ये क्या होता है? डेसी। इसको क्या बोलते हैं? डेसी। ये प्रीफिक्सेस है, अभी समझाऊंगा। 10 की पावर -2, ये क्या होता है? सेंटी। 10 की पावर -3, ये होता है मिली।
10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पीको, 10⁻⁻15 फेम्टो। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जीरो से ऊपर चलेंगे, जीरो से ऊपर चलेंगे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, शायद ऐसा ही कुछ है। तो 10⁻1 ये क्या हो गया? डेका। क्या हो गया भाई? ये डेका। 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा। ठीक है, 10⁻15 होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आप चेक करके बताना 10⁻15 क्या है, कमेंट में बताना। तो ये जो है प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस अब समझा देता हूं। जैसे आपने बोला 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है ना, आप पढ़ते हो 50 सेंटीमीटर, तो बेसिकली ये सेंटी आया, तभी तो आप लिखते हो 50 इंटू 10⁻⁻2 और ये मीटर एज इट इज आ जाता है। ये आप बचपन में पढ़ चुके हो। 50 इंटू 10⁻⁻2 ये आ गया प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मतलब इस मीटर से पहले ये जो लगा यही प्रीफिक्सेस है। क्या ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा 5 नैनो, NaNO नैनोग्राम, तो इसका मतलब ये है 5 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई? ये जो नैनो है यही हमारा क्या है? प्रीफिक्सेस। अगर यहां पर बात करें तो क्या होता है भाई, आप बोलते हो 1 GB की जो है हार्ड डिस्क है ना, 1 GB। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, एक बार जी 10⁻9 टेरा और 15 जो है आप होमवर्क में बताओगे। हाँ, यहां पर देख लेते हैं। मान लो मैंने बोला 1, आप बोलते हो ना 1 गीगाबाइट की जो है हार्ड डिस्क है, तो 1 GB यानी कि 1 इंटू 10⁻9 बाइट। इसका मतलब ये है। ठीक है, मान लो 100 मेगावाट का प्लांट है, 100 मेगावाट का पावर प्लांट है, इसका मतलब 100 इंटू 10⁻6। भाई मेगा की जगह आप क्या करोगे? इस मेगा की जगह आप 10⁻6 रख दोगे, 100 इंटू 10⁻6 वॉट। क्या ये बात समझ में आई? इन्हीं को बोला जाता है प्रीफिक्सेस। ये सभी क्या है? प्रीफिक्सेस है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इनको बोला जाता है प्रीफिक्सेस। अच्छा, यहां पूरा लिख देता है प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10, प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10 की पावर की प्रीफिक्सेस है सारी। ये आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपने बचपन में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये थी सारी प्रीफिक्सेस जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो याद कर लेना इनको। मैं बहुत नॉर्मली बहुत ही कम चीजें बोलूंगा याद करने की, तो इसमें याद करने के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आराम से याद हो जाती है, और नहीं भी होंगी ना जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप याद होती चली जाती हैं। तो 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पीको, इस तरह से आप पढ़ सकते हो ना। डेसी डेका ये सब करेक्ट हो गई है। डेसी डेका हेक्टो, हाँ ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हमने जो है सिस्टम ऑफ यूनिट को अच्छे से समझा था। यूनिट का क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है कैटेगराइज किया था MKS, CGS, FPS, देन SI यूनिट पढ़ा, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ा। इसके बाद हमने जो है प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, और फिर ये भी पढ़ा कि किसी भी यूनिट को लिखते वक्त हमें क्या क्या रूल अपनाने हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, ये था चैप्टर 2 जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। अब इसका जो है ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 था। लेक्चर 3 जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस में जाएंगे, ध्यान रखना नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो आप अपने सभी फ्रेंड्स को, क्योंकि जो है 11वीं क्लास की फिजिक्स बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा।